आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, 3 भाग में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहला भाग रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संरचना क्या है, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो हम लोग इसकी संरचना यानी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। इसी सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि भारत का संयुक्त राष्ट्र से और ख़ास करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से, यूएनएससी से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भारत का क्या अनुभव रहा है। सो विल टॉक अबाउट इंडियाज़ एक्सपीरियंस, भारत का अनुभव हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होगा। सेकंड पार्ट जो है, इसमें हम लोग ये बात करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए, परमानेंट सीट मिलना चाहिए, और इसके लिए क्या क्या तर्क है, लॉजिक है, इसको हम लोग देखेंगे। और दूसरे सेक्शन में हम लोग फिर से बात करेंगे, हमारी फिर से बात होगी कि कौन कौन सा मॉडल विश्व के पास मौजूद है जिससे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिल सकता है। फिर तीसरा और अंतिम पार्ट हम लोग ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या कमियां हैं, क्या लूपहोल्स है, और एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। भारत 2021 4 जनवरी 2021 से फिर से अस्थायी जो है सदस्य बन गया है ना, इट हैज़ बिकम मेंबर ऑफ नॉन परमानेंट सीट। तो अब भारत के लिए क्या क्या विकल्प है, भारत कैसे अपने आप को सुरक्षा परिषद के स्थायी सीट पे अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो क्या क्या विदेश नीति में भारत की बदलाव आना चाहिए, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी एंड व्हाट शुड बी द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग फॉरेन पॉलिसी। तो ये हम लोग इंडिया यानी विजन की बात करेंगे। तो इसी तरह हमारा ये जो है आज का चर्चा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का 6 अंग है और उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग आपका सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है। और सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व है, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का, या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति को कायम रखना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये मुख्य दायित्व है। सुरक्षा परिषद के पास बहुत सी शक्तियां हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल ओनली फाइनली अलाउज फॉर द मेंबरशिप ऑफ न्यू स्टेट्स। यदि कोई नए राष्ट्र सदस्य बनना चाहते हैं तो
सुरक्षा परिषद ही अनुमोदित करती है कि हाँ, ये राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र के ये देश जो है यूनाइटेड नेशंस के सदस्य या मेंबर बन सकते हैं। और कभी कभी हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का एक दायित्व है शांति सुरक्षा बल अभियान भेजना, तो ये भी काम सुरक्षा परिषद के अनुमोदन से ही होता है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति इतना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है सुरक्षा परिषद की कि सुरक्षा परिषद को विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल हैज द बिगेस्ट टास्क ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हम लोग अब बात करते हैं इसकी संरचना की, बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की कि इस परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15 मेंबर्स, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 आर परमानेंट मेंबर्स, और इनको हम लोग P5 के नाम से भी जानते हैं। और ये 5 स्थायी सदस्य, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना या चीन, फ्रांस, रूस या रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 आपके अस्थायी सदस्य हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 2 वर्षों के लिए अपने कार्यकाल को संभालते हैं। ये सदस्य जो हैं अल्पकालिक होते हैं, दे आर हियर ओनली फॉर 2 years, और इनका चुनाव होता है क्षेत्र के आधार पे, इनका चुनाव होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से 2/3 बहुमत से जो है आपके अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है हर एक 2 साल पे। सो फॉर एवरी 2 years a new non-permanent member gets elected to the seats after voting by 2/3 majority of the UN Assembly. So this is how the composition of Security Council is maintained. जो 5 सदस्य हैं, जो P5 हैं, जो 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास एक विशेष अधिकार होता है। दे हैव अ स्पेशल प्रिविलेज, और ये विशेष अधिकार को हम लोग वीटो, इस विशेष अधिकार को हम लोग वीटो कहते हैं। हिंदी में इसको आप प्रतिनिषेध भी कह सकते हैं। तो हिंदी में इसको प्रतिनिषेध भी कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, उसकी प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्ष पद भी हर एक सदस्यों के बीच ये रोटेट करता है। एक महीना एक देश के सदस्य अध्यक्ष होंगे, तो दूसरे महीने दूसरे देश के सदस्य जो हैं अध्यक्ष होंगे। ये हिंदी के वर्णमाला के अनुसार ये बदलते रहते हैं। हिंदी के वर्णमाला के अनुसार ये बदलते रहते हैं, है ना।
द प्रेसिडेंसी चेंजेस एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार जो है प्रेसिडेंसी में चेंज आता है। हम लोग अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद की शक्तियों की। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि वीटो पावर होने से 5 स्थायी सदस्यों की बहुत ही ज्यादा ये लोग शक्तिशाली हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में भी, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी में भी। तो जरा हम लोग अब देखते हैं कि इनकी शक्तियां क्या क्या हैं, दायित्व इनका क्या क्या है। जो भी शांति रक्षक अभियान होता है, द पीस कीपिंग ऑपरेशंस, all the peacekeeping operations are recommended by the Security Council। जितने भी आप शांति रक्षक अभियान या शांति रक्षक बल देखते हैं, कोई भी अभियान सुरक्षा परिषद के अनुमोदन से ही चलता है। तो पहली शक्ति उनकी ये है। दूसरा है, इनके पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी देश पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। दे हैव द पावर टू इशू सैंक्शंस अगेंस्ट एनी कंट्री। आपके अमेरिका स्थायी सदस्य है और उसको यदि पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा या भारत भी अच्छा नहीं लगा, तो भारत पे किसी न किसी रूप से वे प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। आजकल इस वीटो पावर का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ निर्णय अब पर्दे के पीछे हो जा रहा है। पब्लिकली द यूज ऑफ वीटो हैज डिक्रीज्ड। वीटो का इस्तेमाल अब कम हो गया है सार्वजनिक रूप से, लेकिन पर्दे के पीछे क्लोज डोर नेगोशिएशंस जो है, वार्ता जो है, इस शक्ति का गलत इस्तेमाल जो है होना चालू हो गया है। थर्ड, ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शन। कोई भी सैन्य कार्रवाई को अनुमोदन करना, अधिकृत करना संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के द्वारा ही होता है। मीन्स ऑल मिलिट्री एक्शंस आर ऑथराइज्ड बाय यूएन। और चौथा, इनकी शक्ति यह है कि इनका जो संकल्प है, इनका जो रेजोल्यूशंस है, इनके सदस्य देशों पर बाध्यकारी होता है। मीन्स वॉट एवर रेजोल्यूशंस दे टेक, वॉट एवर डिसीजंस दे टेक, कुछ भी वो निर्णय लेते हैं तो उसका निर्णय जो है, जो भी सदस्य देश है उस पर बाध्यकारी होगा, नहीं तो दे विल पुट अप अ सैंक्शन या दे विल कम अप विद अ प्रतिबंध। ये लोग प्रतिबंध लगा देते हैं। भारत की अपनी एक अनुभव है संयुक्त राष्ट्र के साथ, खास करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा परिषद एक बैरोमीटर है, एक थर्मामीटर है, जो कि यह जांचता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत ही शक्तिशाली हैं, सक्रिय हैं, अतः आप इस सुरक्षा परिषद के सदस्य बन जाएं, स्थायी सदस्य बन जाएं। तो भारत की आर्थिक प्रगति, सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, क्षेत्र में इसका रणनीतिक महत्व और ऑब्वियसली महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया makes us, and we feel that we have the eligibility, हमारे पास क्षमता है
कि हम लोग सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। चलिए इसी बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का महत्व क्या है? संयुक्त राष्ट्र का महत्व यह है कि यह आपका सार्वभौमिक संगठन है। इसकी महत्व यह है, इट इज द यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन। यह सार्वभौमिक संगठन है, यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है। और आप यदि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं तो आप ग्लोबल गवर्नेंस के मेंबर हो जाएंगे। आप जो हैं वैश्विक शासन के सदस्य हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा महत्व यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का यही है कि भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने से एक सार्वभौमिक संगठन, एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि रूप प्रारूप वैश्विक शासन है, ग्लोबल गवर्नेंस है, उसका ये महत्वपूर्ण सदस्य हो जाएगा। इसलिए भारत बार बार ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारी कमियां हैं, दूर करना है, परिवर्तन लाना है, सुधार लाना है, रिकमेंडेशन लाना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र 21वीं सदी के बदलाव को अपना नहीं रहा है। आज भारत 21वीं सदी का आर्थिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, जिसके पास सांस्कृतिक विरासत है। और यही बात भारत संयुक्त राष्ट्र को पहुंचाना चाहती है। यदि भारत का रोल देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के साथ तो हमेशा सकारात्मक रहा है। भारत की आजादी से पहले 1919 से जब राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस बना था, भारत उस समय भी संयुक्त राष्ट्र के साथ था। और इसलिए भी भारत का दावा बहुत ही प्रबल है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का जो है एक सदस्य बने। कोशिश बहुत दिन से हो रही है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य हो, लेकिन कहीं कहीं संरचना में, स्ट्रक्चर में एडजस्टमेंट का जो है परेशानी आ रहा है। तो चले हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है, कौन सा वो संरचना में बदलाव की जरूरत है। सुरक्षा परिषद की आखिर उद्देश्य क्या है? क्यों भारत नहीं आ पा रहा है? भारत के पास सब कुछ होते हुए भी चीन के अलावा 4 देश जो हैं भारत को चाहती है कि सुरक्षा परिषद में आ जाए। और चीन तो बाद में, जब सुरक्षा परिषद बनी थी तो एक बार यूएसए भारत को सीट ऑफर किया था, एक बार सोवियत संघ सीट ऑफर की थी। लेकिन हमारी एक गलती, हम लोग नहीं चाहते थे कि शीत युद्ध के पॉलिटिक्स में पड़े, इसीलिए सुरक्षा परिषद का जो सीट है हम लोग छोड़ दिए। लेकिन अब भारत महसूस करता है कि वी शुड बी अ पार्ट ऑफ, वी शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखते हैं सुरक्षा परिषद की कौन सी वो संरचना है, क्या उद्देश्य है, ताकि भारत कैसे उसमें फिट कर पाए। भारत को सुरक्षा परिषद में फिट होना है तो देखा यह जाए कि सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है क्या, सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। व्हाट इज सिक्योरिटी काउंसिल? तो सिक्योरिटी काउंसिल इज अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। यह संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा विशेषज्ञ है। तो यह सुरक्षा विशेषज्ञ
का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पूर्व प्रतिष्ठित उद्देश्य क्या है? इसका पूर्व प्रतिष्ठित उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यदि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लगाना है, यदि ये हमारी जिम्मेवारी है, तो बहुत सा ऐसा समय आएगा, यू विल बी गिवन लॉट्स ऑफ ओकेजन्स, जब निर्णय को जल्दी लेना है, जब सिक्योरिटी की बात आती है, जब सुरक्षा की बात आती है। आप जानते हैं कि ऐसे स्थिति में तुरंत निर्णय लेना होता है। यू हैव टू टेक अ क्विक डिसीजन, एंड इन ऑर्डर टू टेक अ क्विक डिसीजन, चूंकि निर्णय तुरंत ले लिया जाए, तो इसकी सदस्यता को सीमित कर दिया गया। और यही लॉजिक है, यही तर्क है कि सुरक्षा परिषद में सिर्फ पांच परमानेंट सीट हैं, जिसको कि आप P5 कहते हैं। और ऐसा P5 को ऐसा प्रतिनिधि मंडल बनाया गया जिसका स्वरूप बहुत कठोर हो, a very rigid representative system. What is P5? It is a very rigid representative system. लेकिन ये P5 जो हैं, ये P5 देश पूरे विश्व के लिए कैसे निर्णय ले ले? इसका मतलब आपको एक मिनी ग्लोब बनाना होगा, आपको एक सूक्ष्म जगत बनाना होगा। तो ये P5 का निर्णय कुल ऐसा लगे कि काफी लोग इसको अनुमोदित किए हैं, इसलिए क्षेत्र के आधार पर 10 नॉन परमानेंट सीट दे दिया गया, 10 अस्थाई सीट दे दिया गया, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, ये 5 लोग सिर्फ निर्णय नहीं लिए, ये पूरे विश्व के लोग निर्णय लिए हैं, इसीलिए 10 जो हैं अस्थाई सदस्य को जोड़ा गया। ये लॉजिक समझ में आया? ये पॉलिटिक्स समझ में आया? ये रणनीति समझ में आया? और परमानेंट को विशेष अधिकार दी गई, वीटो, और नॉन परमानेंट को जो है अधिकार दी गई कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये P5 देश, ये 5 स्थायी सदस्य हैं, वैसे आए कैसे? ये सदस्य कौन हैं? जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विजित देश थे, द विक्टोरियस नेशंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिकेम द P5 नेशंस। जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विजित जो देश थे, वही एक स्वसम्मानित स्थिति बना लिए, वही लोग एक सेल्फ कॉन्फर्ड स्टेटस बना लिए और सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सीट अपने आप को स्वतः दे दिए। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में और ना ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी ऐसा प्रावधान का जिक्र नहीं है जिसमें यह बताया जाए कि आप स्थायी सदस्य लेने के लिए आपके पास क्या क्या आहर्ताएं होनी चाहिए। There is not even a single provision where you can say that yes, these are the conditions upon which any country can become the permanent member. Who is that? Who can become the permanent member? इसका आशय क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है
कि ये 5 देश लेके चले कि भविष्य में संरचना हम लोग सुरक्षा परिषद की ऐसी बनाएं कि कोई भी परिवर्तन संभव ही नहीं है। मतलब इनकी 5 सीट, ये 5 देशों का 5 स्थायी सीट हमेशा के लिए आजीवन रहे। भाई प्रावधान होगा तब तो बदलाव होगा। आप तो प्रावधान ही नहीं बनाए, आप तो शुरू में ही ऑब्स्टेकल रख दिए। आप शुरू में ही भविष्य में किसी देश के लिए एक अड़चन बना दिए कि भाई हमारे पास प्रावधान नहीं है परमानेंट सीट का, तो आप परमानेंट मेंबर कैसे बनेंगे। लेकिन सुरक्षा परिषद के ये 5 देश, जिसको हम लोग P5 कहते हैं, ये लोग निर्णय लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। और इस डिसीजन का यदि हम लोग बात करें लेजिटिमेसी के लिए, इनके P5 का निर्णय के वैधता के लिए, इसको सुविधाजनक बनाने के लिए, एक रबर स्टैंप के लिए ये 10 स्थायी अस्थायी सीट का निर्माण कर दिया है ना। दे क्रिएटेड 10 टेम्पररी अस्थायी मेंबरशिप, क्षेत्र के आधार पर, अफ्रीका के आधार पर, एशिया के आधार पर, कॉमनवेल्थ के आधार पर, राष्ट्रमंडल देश के आधार पर। और देखिए कितना अच्छा ये रणनीति हुआ कि आज अफ्रीका के देश में अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है कि कौन अफ्रीका का प्रतिनिधि करेगा। 75% सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन, चर्चा, संकल्प होता है अफ्रीका पे, और उस डिस्कशन में अफ्रीका का कोई भी देश का प्रतिनिधि नहीं होता है। सबसे इससे बड़ी कमी क्या हो सकती है? आई बात समझ में? सिक्योरिटी काउंसिल का ये सबसे बड़ा। अच्छा, अब जो है, जो अब अस्थाई सदस्य जो आएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, उनका क्या कहानी है भाई? 2 अर्हताएं चाहिए इसमें, 2 कैपेबिलिटीज, यू रिक्वायर 2 एलिजिबिलिटी, 2 अर्हताएं। पहला अर्हता ये चाहिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति में आप प्रयासरत हैं, आपका इतिहास बता रहा है कि आप प्रयास करते हैं और भविष्य में भी आप प्रयास करते रहेंगे। तो पहला कंडीशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और दूसरा कंडीशन, दूसरी शर्त लगा देते हैं कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो ये क्या किए? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो देश के लोग हैं उनकी प्रतिनिधि सीमित हो, अस्थाई हो। ऊपर से एक और कह दिए कि मान लीजिए इंडिया 2021-2022 तक रहा, तो 2023 के इलेक्शन में इंडिया नहीं खड़ा हो सकता है, पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकता है, इमीडिएट री इलेक्शन नहीं हो सकता है। आप 1 साल के बाद फिर से आ सकते हैं, लेकिन इमीडिएट नहीं होगा। किसी थाना में 2 साल से किसी थाना इंचार्ज को नहीं रखा जाता है ताकि स्थानीय प्रभाव ना आ जाए। वही प्रिंसिपल जो है, वही सिद्धांत जो है इसमें इस्तेमाल हो जाता है ना। और जो अस्थायी सीट के लिए सदस्य का जो निर्वाचन होगा, जो चुनाव होगा, ये संयुक्त राष्ट्र के महासभा से 2/3 बहुमत से उनको वोट, मतदान होना चाहिए। मीन्स द कंट्री in order to be eligible for non-permanent seat should get a majority of 2/3 of the UN Assembly। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 सीट का आपको बहुमत मिलना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कि भारत का क्या अनुभव रहा है, भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच में क्या इतिहास रहा है, क्या अनुभव रहा है। तो ये एक पार्ट है। तो पहले पार्ट के जो अंतिम सेक्शन में हम लोग इस चीज को भी डिस्कस कर लें।
तो भारत और यूएन का संबंध को आप कुछ शब्दों में वर्णित कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक है होल हार्टेड कोऑपरेशन। भारत हमेशा अपने पूरे दिल से संयुक्त राष्ट्र को सहयोग दिया है, पहला संबंध। दूसरा, फुल पार्टिसिपेशन। भारत संयुक्त राष्ट्र के हर एक अभियान, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक मीटिंग में पूरे भागीदारी के साथ सम्मिलित हुआ है थ्रू फुल पार्टिसिपेशन। और जिस भौगोलिक स्थिति में भारत है, जहां पे भारत स्थित है, वो हमेशा वहां पे शांतिपूर्ण प्रगति, पीसफुल प्रोग्रेस के लिए प्रयासरत है। तो आप कह सकते हैं कि भारत और यूएन का संबंध बहुत ही सकारात्मक, क्रमबद्ध, प्रगतिपूर्ण, है ना, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट रहा है। भारत जब सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों का मीटिंग हुआ 1945 में, जिसके कारण आपका संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, वहां भी भारत का गहरी और सक्रिय रुचि थी। इंडिया हैज ऑलवेज एग्जिबिटेड इट्स इंटरेस्ट इन ऑल द वर्क्स ऑफ यूएन। भारत संयुक्त राष्ट्र, उसके संगठन के प्रति अपने आजादी से पहले भी रुचि रखता था और सक्रिय रखता था। जब शुरू में स्थापना के वक्त, जब सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हो रही थी, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हो रही थी, तो उसकी अर्हताओं में भारत कुछ आधार का सुझाव दिए कि कौन कौन से देश को सुरक्षा परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो वो था पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या, वो था इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, यानी कि औद्योगिक क्षमता, वो था आपका विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए क्षमता, है ना। तो ये सब बिंदु भारत के द्वारा सुझाया गया था और उस समय भी भारत की ये जो विचार संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया। आप देखिए, भारत 2021 में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। इंडिया हैज बिकम फॉर द 8th टाइम